तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारी वोकैब। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज द हिंदू से रिलेटेड बहुत सारे वोकैबलरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट को बहुत सारी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो सके। एंटोनियम, सैनोनियम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सभी चीज़ें हम कराते हैं ताकि बच्चे के 5 पार्ट प्रिपेयर हो जाएं हमारे सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए सबसे पहला पॉइंट आज शुरू करते हैं हमारा। नंबर वन इज एंडोर्स। नंबर वन इज एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ समथिंग। और सपोर्ट ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति की किसी भी चीज से सहायता करने को एंडोर्स कहा जाता है। समर्थन करने को एंडोर्स कहा जाता है। बहुत बार ऐसे वर्ड यूज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट को दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है। तो यहाँ पर एडवोकेट कहते हैं किसी के लिए लड़ना, किसी के लिए बातें करना, किसी से भिड़ना। सपोर्ट बता चुके। एम्बरेस होता है किसी के सपोर्ट करके उसकी वैल्यू को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। एम्बेरसमेंट अलग होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। और बैक होता है किसी, ये बैक वैसे गलत है यहाँ पे। एंटोनियम में वर्ड आता है अपोज करना, इंटरफेयर करना। द्वार्ट जो वर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये काफी बार देखा जा चुका है बैंकिंग के एग्जाम में। आप में से जो बच्चे रेगुलर रीडर होंगे, कांस्टेंट रीडर होंगे, उनको ये द्वार्ट वर्ड काफी दिखाई देता होगा। The singer is being paid to endorse the soft drink in a series of commercial। यानी जो सिंगर है इसे पे किया जा रहा है। ये गिवन वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर है। पे करने वाला कौन है ये नहीं पता है। सिंगर को पे किया जा रहा है किस चीज के लिए? समर्थन करने के लिए। किस चीज का समर्थन करेगा? सॉफ्ट ड्रिंक का समर्थन करेगा काफी सारी कमर्शियल्स के अंदर। ये नॉर्मली आपने देखा होगा, आलिया भट्ट हो गया और साउथ का वो ट्रिपल आर वाला जो RRR वाला हीरो है, वो दोनों मिलकर फ्रूटी की क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट के दौरान क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली वो क्या करते हैं? एंडोर्स करते हैं अलग अलग कमर्शियल्स के जरिए। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, क्या है? ट्वीक एक वर्ड है। ट्वीक एक्चुअल में वर्ब है। इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग स्लाइटली, किसी चीज को बहुत लाइटली हल्का सा परिवर्तन कर देना। स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक इट करेक्ट, ताकि उसको सही बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके, सूटेबल बनाया जा सके। किसी भी एक चीज को मजबूत, स्ट्रॉन्गर सेक्शन बनाने के लिए ट्वीक वर्ब आता है। सिनोनियम की बात करते हैं तो पहला वर्ड आता है एडजस्टमेंट, करेक्शन, रिवाइज, मॉडिफिकेशन। ये वर्ड आते हैं जो किसी भी तरीके के परिवर्तन को दिखाते हैं। अगला एग्जाम्पल की बात करें, यू जस्ट नीड टू ट्वीक द लास्ट पैराग्राफ एंड दैट इज डन। कहता है कि आवश्यकता ज्यादा, कहता है आवश्यकता है परिवर्तन करने की लास्ट पैराग्राफ को, और एक बार ऐसा हो जाता है तो काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो निकल पड़ी। समझ लो निकल पड़ी। निकल पड़ी का मतलब ये होता है कि चलो भाई एक बार ये काम हो गया तो समझ जाओ कि काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है रीड द टी लीव्स। रीड द टी लीव्स का मतलब होता है हर एक साइन को देखकर भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना कहते हैं ना कि भाई हम जैसे जैसे मौसम से चीजें ग्रो होती, तो पुराने टाइम पीरियड में अक्सर क्या होता था, किसान अपनी खेती की फसल की डेंसिटी ग्रोथ को देख के अंदाजा लगा लेता था कि आने वाला समय उसका कैसा है। क्यों? सारी चीजें तो फसलों पर डिपेंडेंट थी। फसल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति क्या पाएगा? अच्छी सी बेसिकली सैलरी पाएगा, अच्छा पैसा पाएगा, और भविष्य पे आगे और डिपेंडेंसी बढ़ेगी उसकी, है ना? तो ऐसे में क्या होता है? रीड द टी लीव्स होता है भविष्य के सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना कि भविष्य में क्या हो सकता है। ए विजन की बात कर रहा है, एग्जाम्पल है इसका। इसका सिनोनियम नहीं होता है कोई। एवरीवन सेज, हर कोई व्यक्ति कहता है थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर आवर कंपनी। हर कोई व्यक्ति कहता है कि चीजें आजकल बहुत अच्छे से सुधार में है, सब कुछ सुधर रहा है, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है हमारी कंपनी के लिए। बट के बाद कहता है इफ यू रीड द टी लीव्स, कहता है लेकिन आप छोटे छोटे साइंस को, चीजों को, बात को नोटिस करेंगे तो आप भविष्य में ट्रबल को देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब सारी चीजें फ्लो में चल रही होती है तो हम बहुत अच्छी तरीके से एक चीज जानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं बहुत कुछ सही है। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, और जो व्यक्ति छोटी छोटी गलतियों को फोकस करके आगे ध्यान देता है, वहां पे वर्ड बनता है रीड द टी लीव्स। रीड द टी लीव्स।
अगला वर्ड है डायलमा। डायलमा का मतलब होता है दुविधा में पड़ना, किसी भी चीज की दुविधा में पड़ना। एक ऐसी सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड, एक बहुत जबरदस्त चॉइस बनानी होती है, एक मुश्किल सी डिफिकल्ट चॉइस करनी होती है, बनानी पड़ती है बिटवीन टू और मोर अल्टरनेट। डायलेमा होता है एक ऐसी कंफ्यूजन जिसके अंदर कई बार हम बाजार से सामान लेने जाते हैं या कोई चीज लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, कौन सा सही सामान है, किसको चूज करें, किस चीज को लीव करें, ये हमारे पास एक डायलेमा होता है। सिनोनियम की बात करें तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल वर्ड है, डिफिकल्टी बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन क्वांडरी ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा। क्वांडरी का मतलब होता है डायलमा यानी कंफ्यूजन। एग्जांपल की बात करें तो मार्टीज डायलमा वाज दैट ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट कॉलेज टू अटेंड, यानी मार्टीज यहाँ पे पर्सन का नाम है, उसका एक डायलमा कंफ्यूजन था कि कौन सा कॉलेज या कौन सी एजुकेशन, कौन सी फील्ड को चुने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने ये जीवन में एक ये प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? ये अब 12वीं खत्म करने के बाद अक्सर ज़्यादातर लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि अब कौन सी फील्ड में जाए, कौन से सेक्शन में जाए, किस हिस्से को ज्वाइन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेकिटर्न होता है अल्पभाषी, इसे रेटिसेंट भी कहा जाता है। वैसे कम बोलने वाला व्यक्ति, कम बोलने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अल्पभाषी है, जो रिजर्व्ड है। इसे इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। वैसे रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, ऐसा व्यक्ति जो बातचीत करना पसंद नहीं करता है। टेंडिंग नॉट टू स्पीक मच, ऐसा व्यक्ति जो कम बोलना पसंद करता है, जिसका मानना है कम बोलो, लॉजिकली बोलो, अच्छा बोलो, ताकि जो भी बातें हो किसी को पीड़ा या परेशानी ना दे। इसी में एक वर्ड आता है एंटोनियम में। एंटोनियम में हमारे पास, सिनोनियम में तो वर्ड आ गया अनटॉकेटिव और अनकम्युनिकेटिव, इजी है। अब एंटोनियम में होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। अब चैटी वर्ड चैटिंग से बना है, आपको पता होगा। टॉकेटिव वर्ड होता है बहुत ज्यादा बातूनी। ऐसे ही टॉकेटिव के बाद एक वर्ड आता है ब्लाबी। ब्लाबी ये वर्ड आजकल यूज होने लग गया है ज्यादा बोलने के लिए। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ब्ला 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 ब्ला। अब ये ब्ला 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 का मतलब होता है ज्यादा बोलना, फालतू में बोलते जाना, ऐसी परिस्थितियां होता है ज्यादा बोलना। ऐसे ही में एक वर्ड आता है लोक्वेशियस। ऐसे ही एक वर्ड होता है आउटस्पोकन। इन सब के अर्थ होते हैं ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलना। कई बार इनसे चैटर बॉक्स भी कह देते हैं। एग्जाम्पल है माई शाय ब्रदर। मेरा शाय का मतलब यहाँ पे शर्मीला है। शाय का व्यक्त मतलब होता है शर्मीला या जो लोगों के सामने बातचीत कम करता है। माई शाय ब्रदर इज टेकिटर्न एंड रेयरली स्पीक्स इन पब्लिक। मेरा जो छोटा भाई है या जो मेरा भाई है काफी शर्मीला है, वो अक्सर जनता या भीड़ में बात करना पसंद नहीं करता या लोगों से बात नहीं करता, कम बोलना पसंद करता है। तो उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? टैकीटर्न। टैकीटर्न का अपोजिट याद रखना ब्लाबी। ब्लाबी भूल जाओ तो कई बार आपने कार्टून्स में देखा होगा, ब्ला 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 लिखा जाता, ब्ला 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 ब्ला। अब ब्ला 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 मतलब होता है फालतू बोलना या बोलते जाना। अब इसका मतलब ये नहीं होता कटु शब्द बोले या बुरे शब्द बोले, ये बात भी ध्यान रखिए। अगला वर्ड आता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब होता है किसी को लिखने से मना करना। वैसे तो इस शब्द के अंदर एक वर्ड आ रहा है स्क्राइब। सबसे पहला वर्ड इसी में आ रहा है स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखना, लिखने से संबंधित ये वर्ड है। आपको याद होगा कई जगह ये वर्ड यूज होता है। सब्सक्रिप्शन, डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। हाथ में कोई चीज गुदवा लेते हैं, कई लोग होते हैं इधर टैटू बनवा लेते हैं, इधर टैटू बनवा लेते हैं, तो इंस्क्रिप्शन होता है। अब ऐसे में स्क्रिप्ट वर्ड अगर आपने सुना हो तो वो भी सुन सकते हैं। ऐसे ही प्रोस्क्राइब होता है किसी चीज का बहिष्कार करना, किसी चीज को लिखने से मना करना या किसी काम को मना करना। तो बहिष्कार के साथ आप इधर मना करना भी लिख सकते हैं, किसी भी काम को मना करना, मना करना। तो द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग, एक ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं कि भाई ये काम नहीं करना है। तो ऐसे में एक वर्ड आता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी किसी को मना करना किसी काम के लिए। फॉरबिड मना करना। आउटलॉ बेसिकली नियमों को तोड़ने वालों के लिए कहते हैं। आउटलॉ का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब बहिष्कार करने के लिए बहुत सारे वर्ड वैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर 3 वर्ड हमने लिख दिए। प्रोहिबिशन हो गया, फॉरबिड हो गया, आउटलॉ।
ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी को अलाउ करना होता है कि हाँ भाई, हम उसे परमिशन दे रहे हैं कि आप ये काम करो। बहिष्कार होता है विरोध करना, रोकना। और इधर वर्ड आ गया क्या, किसी को काम करने के लिए अलाउ करना, किसी को प्रोवोक करना। परमिट हो गया, ऑथराइज हो गया, इंसाइट भी कह सकते हैं, प्रोवोक भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है उकसाना कि तुम ये काम करो। अगला वर्ड आता है इन द कंट्री देयर आर लॉज, बहुत सारे कानून हैं दैट दैट प्रोस्क्राइब डिस्क्रिमिनेशन, जो बहिष्कार करते हैं, रोकते हैं किसको, डिस्क्रिमिनेशन को, कानून का बेसिकली भेदभाव वाली प्रणाली को रोकते हैं। डिस्क्रिमिनाइजेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात करने की प्रॉब्लम्स को रोक लगाना, पक्षपात पर रोक लगना। ठीक है, बेस्ड ऑन रेस, जेंडर या किसी भी परिस्थिति में भारत में ऐसे सैकड़ों नियम है, ऐसे बहुत सारे नियम है जहाँ पे बैन लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आप क्या है, गलत एक्टिविटीज में लिप्त है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाता है भारत के अंदर। भारत में गोरे काले का भेदभाव नहीं कर सकते, रंग रूप का भेदभाव नहीं कर सकते, जाति का नहीं कर सकते, धर्म का नहीं कर सकते। अल्टरकेट होता है विवाद करना, वैसे ऑल्टरनेट आपने सुना होगा, ऑल्टरनेट से वर्ड बना ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट होता है विवाद करना, किसी चीज का डिस्प्यूट या आर्ग्यू करना, नॉइजली बहसबाजी करना और पब्लिकली बहसबाजी। एक ऐसी शोर को एक्सेप्ट करना या एक ऐसा शोर क्रिएट करना जिसके अंदर आप ये दर्शाना चाहते हैं कि विवाद हो रहा है। अक्सर संसद में ऑल्टरकेशन होता है, ऑल्टरकेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई और वर्ड आ रहा है तो उसे ऑल्टरेशन कहते हैं, उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। ऑल्टरेशन होता है परिवर्तन, ऑल्टरेशन होता है बदलाव, ऑल्टरेशन होता है बदलाव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे विवाद, ये हम पढ़ चुके हैं। बिकर, आर्ग्यू, क्वारल, क्लैश। क्लैश वैसे टकराव को कहते हैं, टकराव को क्लैश कहा जाता है। क्वारल लड़ाई होती है, आर्ग्यू बहस होती है, बिकर का मतलब होता है विवाद करना किसी बिना बात के या किसी भी चीज के। याद रखना, विवाद तब होता है जब आपस में किसी चीज को लेकर सुधारने का प्रयास हो, डिस्कशन भी कह सकते हैं। अकॉर्ड कहते हैं सहमति को, अकॉर्ड अकॉर्डेंस से बना है। एग्रीमेंट, काल्म, कनकर्ड और हार्मनी। कनकर्ड होता है बेसिकली आपस में अच्छे रिलेशन होना, गुड रिलेशंस को कनकर्ड कहा जाता है। इसे कहते हैं हाँ में हाँ मिलाने वाले रिलेशंस। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डोंट अल्टरकेट ओवर सच ट्रिविया या ट्रिवियल, बहस मत करो छोटी मोटी बातों पे, छोटे मोटे मुद्दों पे बहस नहीं करनी है, तो उसे कहते हैं ऑल्टरकेट। छोटे मोटे मुद्दों पे बहस नहीं करनी है, कोशिश करना है, उनसे बचना है। तो वर्ड बनता है आपके पास, क्या बनता है, ऑल्टरकेशन। ठीक है, ऑल्टरकेट। अगला वर्ड आता है हमारे पास में सबसिप्टल। ससेप्टल एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये बेसिकली उन चीजों के लिए यूज होता है जो समाप्त हो सकती है, जो इजीली किसी के, एक तरीके से कहते हैं ना, किसी की बातों में आना, किसी की चीजों में आना, किसी के फ्लो में आना, या ऐसे वर्ड जो किसी के साथ एक बार में, कई लोग होते हैं ना, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ससेप्टेबल। इजीली इन्फ्लुएंस्ड, आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हार्म्ड बाय समथिंग, और बहुत जल्दी किसी भी चीज के कांटेक्ट में आकर नुकसान खा सकते हैं। ऐसी चीजें वल्नरेबल होती हैं, यानी कि जो चीजें आई हैं बहुत जल्दी नष्ट हो सकती हैं। एक्सपोज की जा सकती है, सेंसिटिव होती है। प्रोन यानी ग्रस्त हो सकती है, किसी चीज से ग्रस्त हो सकती है, बीमारी से ग्रस्त हो सकती है। एंटोनियम की बात करते हैं तो इम्यून, जैसे कहते हैं, इम्यून का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर जिससे आप बीमार होने से बच सकते हैं, कोई भी चीज आपको नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं दे सकती। अगला वर्ड होता है रेसिस्टेंट, गति पे होता है ना, प्रतिरोधक क्षमता, इसे रेसिस्टेंट कहते हैं, प्रतिरोधक। इसे कहते हैं प्रतिरोधक। अगला एग्जाम्पल की बात करें, मैनी यंग चिल्ड्रन गेट द फ्लू वैक्सीन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटे जिन्हें फ्लू की वैक्सीन मिलती है। किसकी वैक्सीन मिलती है, फ्लू की वैक्सीन लगाई जाती है। तो दे विल बी लेस ससेप्टिबल टू द वायरस, तो वो जो हो जाएंगे लेस ससेप्टिबल, का मतलब होगा कि उन्हें बहुत कम
आसार होंगे, बहुत ही कम आसार होंगे। किस चीज़ के आसार होंगे? वायरस से पकड़ने के लिए। अब यही तो पॉइंट था, जितने भी लोग थे जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त थे, तो कोरोना के टाइम पीरियड में वे सारे के सारे क्या हो गए? निपट गए, मारे गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना के टाइम पीरियड में, किसी को बीपी की समस्या, किसी को शुगर की समस्या, कोई हार्ट पेशेंट या कोई किसी चीज़ का, या बहुत सारे ऐसे थे जो डिप्रेशन के पेशेंट होने के बाद मारे गए। तो ऐसी परिस्थिति को कह सकते हैं ससेप्टेबल। ससेप्टेबल कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? बहुत जल्दी किसी के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना, किसी के कंट्रोल में, या किसी के एक तरीके से बीमारी के उसमें आ जाना, चपेट में आ जाना। इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली से मृत्यु कहते हैं। पुराने टाइम पीरियड के अंदर लोगों को मारने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके उसे तब तक तड़पाया जाता था जब तक वो मर नहीं जाता था। ये कई देशों के अंदर पनिश करने का एक तरीका है। कई देशों में मारने का तरीका बहुत सिंपल है, पेनलेस इंजेक्शन लगा देते हैं। पेनलेस इंजेक्शन का मतलब होता है कि इसको डेथ का, पॉइजन का एक पेनलेस इंजेक्शन लगा दिया और उस इंजेक्शन से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये पेनलेस तरीका होता है। और कई जगह पेनफुल होता है, कुर्सी पे बिठा के उसे तब तक करंट दिया जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो इंजरी और किलिंग ऑफ समवन बाय इलेक्ट्रिक शॉक, किसी व्यक्ति को मारना या किसी व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाए, कैसे? इलेक्ट्रिक शॉक से हो जाए, तो इसे एग्जीक्यूट कह सकते हैं। एग्जीक्यूशन आपने सुना होगा। और पुट टू डेथ होता है मृत्यु हो जाना, किसी को मृत्यु कर देना। तो हेयर ड्रायर पोजेज एन इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रोक्यूशन हजार्ड इफ इट इज ड्रॉप्ड इन वाटर। अगर हेयर ड्रायर को, देखने में कितनी छोटी सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है, अगर ये पानी में गिर जाए और वो पानी किसी के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो उसके लिए मौत का एक तरीके से रास्ता बन जाएगा, वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा, मृत्यु हो जाएगी। अगला वर्ड आता है मर्सिनरी। वैसे मर्सिनरी कहते हैं, हिंदी में अगर गूगल करेंगे तो लिखा आता है भाड़े का टट्टू, यानी लालची व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए क्षमता रखता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा पाने के लिए कुछ भी कर जाए, या पैसे के बाद वो कुछ भी कर जाए। ऐसे लोग क्राइम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि पैसे का लालच जो होता है उनसे वो सारे काम करवा लेता है। तो वर्ड बनता है मर्सिनरी। मर्सिनरी के लिए कह सकते हैं हैविंग और मार्क्ड बाय एन एगर। एगर होता है लालच, हैविंग और मार्क्ड बाय एन एगर एंड ऑफन सेल्फिश डिजायर स्पेशली फॉर मटेरियल पोजीशन। पदार्थवाद, यानी कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है ना, जैसे हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मटीरियल से इतना प्यार होता है, सामान से इतना प्यार होता है, पदार्थ से इतना प्यार होता है कि उसके लिए वो किसी भी काम को कर गुजरते हैं। पैसे के लालच में वे कोई भी काम कर सकते हैं। अब जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी गुंडे बदमाश है, राउडीज, रफियंस, होलीगन्स हैं, इनका काम क्या है? इनका एक बहुत छोटा सा काम, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। क्या? कि इनके साथ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमेशा पैसे के लिए कोई भी गलत एक्टिविटी कर सकते हैं। याद रखिएगा। ग्रीडी कह सकते हैं। एवरीशियस जो वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? एवरीशियस का मतलब भी होता है लोभी, लालची। और एक्यूजिटिव, किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा। ठीक है, लालच कह सकते हैं। अपोजिट होता है एल्ट्रियूस्ट। एल्ट्रियोस्टिक होता है परोपकारी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की पैसे से सहायता करता है, अपने पैसे से। चैरिटेबल होता है दान करने योग्य, जिससे दान किया जा सके जिस चीज को। तो एग्जाम्पल बनता है शी इंटरेस्टेड इन हिम, वो लड़की जो है इंटरेस्टेड है उस व्यक्ति में। फॉर प्योरली मर्सिनरी रीजन, सिर्फ एक ही रीजन है, पैसे के लिए। अब ऐसे लोगों को आजकल आप मीडिया में गोल्ड डिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर का मतलब होता है पैसा प्राप्त करने के लिए कई लोग, पुरुष भी होते हैं इसमें, ये बात याद रखिएगा, केवल हर बार महिलाओं को ब्लेम नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे के लालच में अपने संबंध तक बिगाड़ लेते हैं दूसरों से, और पैसे के लालच में सब कुछ छोड़ देते हैं। पैसे में वर्ड बनता है, क्या बनता है? मर्सिनरी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आज की न्यूज आपके सामने है। अभी ये हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी, याद होगा, उड़ीसा के अंदर ट्रेनों का टकराना हुआ था। काफी 2-3 ट्रेन टकराई थी, डीरेल हो गई थी। डीरेल का मतलब होता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई थी। ट्रेनें जो थी वो पटरी से उतर गई थी। अब पटरी से उतरने का प्रॉब्लम क्या था? पटरी से उतरने का प्रॉब्लम ये था कि ये जो घटना थी इसमें काफ़ी सारे लोग मर गए थे। अब इसमें एक घटना तो हुई नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई। अब बहुत सारी घटनाओं में आपको पता होगा कि जहां पर ये डेड बॉडीज रखी गई थी बच्चा, वहां पर लोगों ने उस स्कूल में जाने से ही मना कर दिया।
अब असली घटना यहाँ पे ये आई थी कि बहुत सारे डेड बॉडीज जिन जिन स्कूलों में रखी गई थी, उन स्कूलों के अंदर क्या किया गया था भाई, उन स्कूलों के अंदर बच्चों ने, टीचरों ने पढ़ने और जाने से इनकार कर दिया। अब आ जाती है खबर कि उससे रिलेटेड क्या है। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन स्टेट्स जो है, एक क्वेश्चन है, क्या दर्शाता है, मस्ट आंसर फॉर बालासोर, या बालासोर ये बेसिकली ट्रेन के टकराने की घटना है। तो यहाँ पे बात है, अब ये क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं कुछ एक फोटो दिखाना चाहूंगा, यदि इधर फोटो उसको लगाया गया होगा तो। जी ये रही। आप इस फोटो को एक बार देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो आपको क्राउड दिखाई दे रहा है, प्रॉपर सर्विस या प्रॉपर एक तरीके से कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने की वजह से आप भीड़ देखिए, कितना लगेज लेके कितना भारी भरकम सेक्शन उतर रहा है, कितना भारी भरकम सेक्शन उतर रहा है। कितने ज्यादा मात्रा में भारत के अंदर लोग हैं जो बेसिकली ट्रेन से सफर करते हैं। आपको पता है, हर महीने या लगभग हर रोज की बात करें तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से सफर करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने काम पर, रोजगार पर कहीं भी जाते हैं। तो जब अपने रोजगार पर जाने के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इन लोगों को सुविधाएं प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या सरकार को इनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं बनानी चाहिए जहां पर ये लोग भी सक्षम तरीके से कार्य कर सकें और आगे बढ़ सकें? और इनके लिए क्या सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भाई आने जाने उतरने चढ़ने के लेकर के सारे के सारे रेलवे डिपार्टमेंट में जो मिस मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए? तो चलिए आज उससे रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नॉट जस्ट द इंडियन रेलवे ऑन सेफ्टी, अब सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं हो रही है, but also state that can't offer their residents economic opportunity। इसमें एक यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि नहीं प्रोवाइड की जा सकती इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटी, यानी कमाने के लिए रास्ते नहीं दिखाए जा सकते हैं। केवल हम ये नहीं कह सकते कि आप सेफ्टी की उम्मीद मत कीजिए, सेफ्टी को तो छोड़ दीजिए, इंसान इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, कामकाज के लिए बोरों में भरकर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य पे आना जाना करता रहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। सोचने वाली बात है कि अगर लोगों को मैक्सिमम हिस्सों में रोजगार, कामकाज अगर वहीं की वहीं मिल जाए उनके क्षेत्र में या उनके एरिया में, तो वो कहीं और जाएंगे क्यों? तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कि बिहार का बंदा अगर हरियाणा आकर के रोजगार ढूंढ रहा है और नौकरी मिल भी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक सवाल उठता है कि अगर उसे उसी के राज्य में नौकरी मिल जाए तो अनावश्यक उसका जो इतनी दूर का ट्रेवल है वो बच जाएगा, और ट्रेवल बचने के साथ साथ दो पैसे अच्छे कमा सकता है जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द नाइट ऑफ मार्च 25 2020, अब ये एक उदाहरण दे रहा है, कहता है कि सिर्फ 24 घंटे हुए थे 25 मार्च 2020 की रात को, barely 20 आवर्स आफ्टर नेशन वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन, कि पूरे नेशन में लॉकडाउन लगा था, वॉज अनाउंस्ड ओवर द कोविड-19, जो कोविड-19 के पेंडेमिक में एकदम लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को 2020 को। और मुझे अच्छे से याद है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई थी कि भाई जब तक बीमारी का कंट्रोल नहीं आ जाता है तब तक कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन 3 महीने के लिए क्या लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो कोविड-19 का पेंडेमिक था तब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था। अब सवाल ये उठता है कि विश्व के अंदर जिस प्रकार से उथल पुथल मची थी तो भारत में भी मची थी। आपको याद होगा कि भारत में लॉकडाउन के चलते सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनका रोजगार डिस्टर्ब हो गया था, और वो लोग अपने अपने राज्यों में वापस जा करके इस उम्मीद में थे कि गांव पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए तो कम से कम रोटी पानी अनाज तो खा लेंगे, अपने बच्चों के पास तो चले जाएंगे। कोई भरोसा नहीं था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। तो पहला लॉकडाउन जो था वो ये था कि 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए लगाया गया, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, 60,000 माइग्रेंट वर्कर वर ऑलरेडी आउट इन ओपन, यानी निकल चुके थे ओपनली रास्तों पर घर जाने के लिए। लिटरेरी इन सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री, अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे थे जो पैदल चलते हुए इधर उधर जाते हुए, प्लोडिंग देयर वेरी वे होम, हर तरीके से घर जाने के लिए तत्पर थे, तड़प रहे थे कि वे अपने घर पहुंच जाएं। कम से कम लोगों से गांव में पहुंचेंगे तो दूरी रहेगी और शहरों में भीड़ भड़का होगा। आपने कभी शहरों में, दिल्ली के अंदर कभी गए होंगे तो मेट्रो फैसिलिटी देखी होगी, मेट्रो फैसिलिटी सबसे ज़्यादा कंटेजियस होती है। अगर एक वायरस मेट्रो में एक व्यक्ति को है तो एक बार में उस मेट्रो में बिना किसी गैप या डिस्टेंस के, आपको पता है एक मेट्रो में कम से कम 300 से 500 लोग घुसते हैं,
कम से कम 500 लोग घुसते हैं, और 500 लोग घुसते हैं एक बार में, और हर 1.5 मिनट में एक मेट्रो जाती है। पूरे दिन में कितनी मेट्रो जाती होंगी और कितने लोग होते होंगे, एक को वायरस होगा तो सैकड़ों लोगों को लग जाएगा। ठीक है, टू बोरो लाइन फ्रॉम थॉमस ग्रे। अब ये लाइन है एक थॉमस ग्रे की किताब में लिखी हुई कि किस तरीके से जीवन की व्यथा है कि काम के लिए बाहर भटकते हैं और बाहर बीमारी फैल जाती है तो घर की तरफ भटकते हैं। तो भटकने का जो सिस्टम है ये बेसिकली खत्म ही नहीं होता। यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है बालासोर ट्रेजेडी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 44 नाइट्स लेटर, यानी 44 रात बीतने के बाद में एम्प्टी फ्राइट ट्रेन, यानी ट्रांसपोर्ट को फ्राइट कहते हैं, माउड डाउन यानी बढ़ रही थी 16 माइग्रेंट वर्कर्स इन महाराष्ट्र, जिसमें 16 माइग्रेंट वर्कर्स थे। यानी 44 रात देर की बात है, 16 माइग्रेंट वर्कर्स जो महाराष्ट्र में थे, फॉलन एस्लीप ऑन रेलवे ट्रैक आफ्टर कवरिंग माइल्स ऑन फुट इन अ डेस्परेट ट्रैक बैक होम। ट्रैक होता है पैदल चलकर घर जाना। 44 रातें बीत चुकी थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास गाड़ियां थी तो गाड़ियों में बैठ बैठ के अपने घर निकल गए थे, बहुत से ऐसे भी थे जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, बसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, ट्रेन जो थी चल नहीं रही थी, सब बंद था, तो लोग पैदल ही चल पड़े। इसके अंदर 16 माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि जो अदर राज्य में थे, महाराष्ट्र के अंदर रेलवे ट्रैक पे सो गए। द गौरी end of their life found a mirror image in many of those who were killed in triple train collision near Odisha Balasore on June 2। अब यहाँ पर यही बात आती है कि इत्तेफाक से इतने टाइम से लोगों को लग रहा था ट्रेन चल ही नहीं रही है, ट्रेन नहीं चल रही है, उनकी इस पर्पस को सोचते हुए बेचारे ट्रैक पर ही सो गए, ट्रैक पर सोए तो उससे उनकी मृत्यु हो गई, जब उन्हें पाया तो वो मृत थे। अब इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो ट्रिपल ट्रेन, अब ये ट्रिपल तलाक के बाद ट्रिपल ट्रेन भी सुन लीजिए, ट्रिपल ट्रेन यानी 3 ट्रैक की ट्रेन आपस में कोलाइड हो गई और अभी तक की बात है कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कॉलिजन होता है टकराना। मैनी ऑफ द 275 यानी कि 275 में से बहुत सारे लोग हु पेरिश्ड इन द हॉरिफिक ट्रेन क्रैश इन बालासोर ओडिशा वर माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि 275 लोग जो मरे हैं इनमें से मैक्सिमम लोग वे थे, मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर वे थे, कौन थे, माइग्रेंट लेबरर्स थे जो वेस्ट बंगाल से चले थे, हु वर आइदर हेडिंग टू सदर्न इंडिया टू रिज्यूम वर्क। इनमें से मैक्सिमम लोग जो थे सदर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे ताकि काम को शुरू किया जा सके, रोजगार शुरू किया जा सके। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग रहते कहीं हैं, पैदा कहीं हुए, रोजगार करने के लिए भारत के अलग अलग कोनों में भटक रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि केवल रेलवे रिस्पॉन्सिबल है, ये कहना गलत होगा। रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद और किसकी गलती हो सकती है, तो वो आप अंदाजा लगा लीजिए। रोजगार अगर अपने क्षेत्र में होता तो वो वहां से नहीं भटकते, नहीं हिलते और शायद उनका जीवन बच जाता। और वह ट्रेवलिंग इन सर्च ऑफ जॉब, इन 275 में से पता चल रहा है कि गरीब परिवार से थे, बुरे हालात थे और ये किसकी जॉब में थे, सर्च कर रहे थे, काम धंधे की जॉब ढूंढ रहे थे, काम ढूंढ रहे थे। एक सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, दे वर पार्ट ऑफ 450 मिलियन माइग्रेंट वर्कफोर्स, यानी वो जो 274 लोग मरे हैं ये 450 मिलियन वर्क फोर्स यानी कि लेबरर के पार्ट थे। कंट्रीब्यूटेड एन एस्टिमेटेड 10% ऑफ इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि लगे हुए हैं लगभग भारत के 10% जीडीपी के अंदर। जीडीपी के अंदर इनका भी योगदान होता है, बेशक इनके पास संख्या ज़्यादा और इनका आउटपुट कम होता है क्योंकि लेबर क्लास है, लेकिन ये बात भी सच है कि इन लेबर्स के बिना, इन माइग्रेंट वर्कर्स के बिना किसी भी काम को कर पाना, किसी फर्म को, प्रोडक्शन को, कंपनी को चला पाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, देयर डेली बैटल, उनकी रोज की जीवन में लड़ाई होती है कि भाई कमाना है, उठना है, जाना है, मीलों दूर जाना है, फिर कमाना है, फिर वापस आना है अपने परिवार से, बच्चों से दूर। थाउजेंड ऑफ मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द फेमिलियर टोपोग्राफी ऑफ द स्टेट ऑफ डोमिसाइल एज ऑल टू अपैरेंट, यानी कि ये वही चीज आ गई कि हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं और सिर्फ काम की तलाश में अपने डोमिसाइल को छोड़ करके अलग अलग सेक्शन पहुंचते हैं। येट यानी उसके बावजूद ये उम्मीद करके घर से निकले थे कि कामकाज मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अपने बच्चों को, परिवार को, माता पिता को पालेंगे, जरूरतें पूरी करेंगे। देयर इज एन इनविजिबल, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज एन इनविजिबल लॉट्स
whose tryst with fate is cruel, enough to not only make them ineligible for a decent life and livelihood, but even invalidate their next to kin's claim to an ex gratia in the event of disaster of Balasore proportion reason. अब यहाँ पे सवाल जनरेट होता है कि बदकिस्मती ये है कि एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। बदकिस्मती ये है कि भारत के अंदर जितने भी लोग ये माइग्रेंट लेबरर होते हैं कि अगर इन्हीं को बचपन से स्किल्ड एजुकेशन मिलती न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर और शुरू से इनको ट्रेनिंग दी जाती तो ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाने की क्षमता में होते हैं। क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि एक तरफ जो है इनके पास नसीब इतना एक तरीके से क्रूअल है कि ये इन एलिजिबल हैं डिसेंट लाइफ जीने के लिए। डिसेंट लाइफ जी नहीं सकते, लेबर क्लास है, जितना कमाते हैं हैंड टू माउथ वाली बात है, और अपना जीवन ढंग से नहीं चला सकते। और दूसरी बात क्या, ना ये रिश्तेदारों के साथ बैठ सकते उठ सकते, ना परिवार के साथ जा सकते, ना ही इनके कोई दोस्त दुश्मन बनते। अब बस इतना है कि सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। और ये ऐसे बहुत सारे लोग जो डिजास्टर का पार्ट बनते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि केवल क्या नसीब ही रिस्पॉन्सिबल है, क्या सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या ट्रेन विभाग रिस्पॉन्सिबल नहीं, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं ये नहीं कहता कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, सबको ऑफिसर बना दो, लेकिन इस लेवल तक तो बनाया जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ठीक प्रकार से रोजगार करके कोई एक छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चला सके। आगे बढ़ते हैं। अ गुड नंबर ऑफ देम, एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों में से मे नॉट इवन हैव हैड द मींस टू बुक रिजर्व्ड सीट्स। अब सरकार ने एक घोषणा करी कि भाई एक आयरनी यानी एक हंसने वाली बात है, दुख की बात भी है इसमें क्या कि बहुत सारे लोग जो यात्रा कर रहे थे जिनमें बहुत से मर गए और सरकार ने घोषणा करी कि मरने वालों को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। चलो मान गए, लेकिन इनमें से बेचारे इतने पुअर फैमिली से भी बहुत सारे लोग होंगे, इतने गरीब परिवारों से लोग होंगे कि इनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं। इनके पास में टिकट खरीदने तक के जब पैसे नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जो मरा है उसके पास में क्या रिजर्वेशन है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। और सरकार जाहिर सी बात है उन्हीं को देगी जिनके पास वैलिड टिकट होगा और जो वैलिडेशन में होंगे। खैर, पैकिंग देमसेल्फ इनटू अनरिजर्व्ड कोचेस, बिना किसी रिजर्वेशन के किसी भी कोच में घुस गए, दैट टुक द बर्ंट ऑफ द ब्लो, जिसके अंदर वो गर्मी की सड़ी हुई लाइफ जीते हैं, बुरे हालात में चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और हर उस यातना को झेलते हैं जो उनके लिए नहीं होनी चाहिए। They are traveler whose identity cannot always be corroborated by official reservation list. ये वो लोग होते हैं जिनके पास में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो इनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि इन्होंने कहाँ से टिकट एक तरीके से कहाँ से ट्रेन में चढ़े, कितनी दूर तक का सफ़र किया, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ उतरेंगे, कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इनका इस लिस्ट में कोई नाम अता पता नहीं होता है। नाम अता पता नहीं होता, कितने मर गए कितने, अब ये भी तो नहीं पता कि जितने लोग मरे हुए बताए जा रहे हैं क्या एग्जैक्ट नंबर है, ये भी तो नहीं पता। कितने लोग एग्जैक्ट मर चुके हैं वो तो पता चल गया है, लाशें मिल गई, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल ले जाने के दौरान मरे होंगे, हॉस्पिटल में मरे होंगे, कितने होंगे जिनका जीवन डिस्टर्ब हो गया होगा, ये सबसे बड़ी सवाल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रेलवे इनिशियल असेसमेंट, रेलवे की शुरुआती असेसमेंट में जांच प्रक्रिया की बात करें, मोस्ट ऑफ दोज किल्ड इन बालासोर एक्सीडेंट वर इन 5 बोगीज ऑफ द 2 पैसेंजर ट्रेन्स कंबाइंड, 2 ऑफ दोज बीइंग अनरिजर्व्ड कोचेस। इनमें अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो लोग मरे हैं ये बेसिकली वही वाली बात है ना, गरीब की मार हुई है, गरीब लोग मरे हैं। बोगीज के अंदर, उन बोगीज के अंदर लोग थे जो बेसिकली अनरिजर्व्ड कोचेस के तरह बैठे हुए थे, बिना रिजर्वेशन के। लोकल ट्रेन जो होती है या जो ट्रेन का जो बेसिकली लोकल हिस्सा होता है स्लीपर के बाद वाले सेक्शन, उसमें बैठे हुए थे, जनरल क्लास में बैठे हुए थे। अब जनरल क्लास में बैठे हुए थे, ट्रेन को नुकसान हुआ और ये सारे के सारे कोचेस पलट गए। पलटने के बाद लोगों का मरना तय हो गया भाई। अब आगे बात करते हैं इन द लेट 1990s, 1990 की बात है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अब ये जो स्पीकर है कहता है जब मैं एक स्टूडेंट था उड़ीसा के अंदर, माय मैनी वीकेंड राइड फ्रॉम कटक टू कोलकाता ऑन कोरोमंडल ईस्ट coast or Falaknuma express train would allow me a glimpse of absolute hellish times.
हेल से हेलिश टाइम बनाया इन्होंने। द माइग्रेंट वर्कर एंड्यूर्ड ऑन 24 hour राइड टू sweltering non-AC confines of a so-called general or unreserved compartment from far off Hyderabad, Bengaluru or Chennai. Some of were honest enough to admit they were not even holding a ticket. नो प्रूफ आइडेंटिटी। कहता 1990 की बात है, जब मैं उड़ीसा में पढ़ाई करता था तो मेरी बहुत सारी राइड्स होती थी कटक से कोलकाता के लिए कोरोमंडल नाम की एक्सप्रेस में। अब उस कोरोमंडल को ईस्ट कोस्ट या फलकनुमा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू वो जाते थे, तब इनके हालात ग्लिम्स होता है, तब इनको देखकर, इनकी झलक जो देखकर या इनको देख के क्या पता चलता था कि इनका जो जो यात्रा का सेक्शन है बहुत बुरा, गर्मी से तर परेशान, हालात खराब, उसमें ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर एंड्यूर्ड होते थे, उसमें लद कर जाते थे। एंड्यूर अभी मैंने बढ़ाया, बढ़ते जाते थे। 28 घंटों की ये यात्रा करते थे, जिसमें कोई एसी वेसी कुछ नहीं होता था। इसी को जनरल डिब्बा कहा जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जो हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर से गुजरते हैं, और इनमें से कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, क्लियर कह देते हैं कि भाई हमारे पास टिकट नहीं है और कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। कोई आइडेंटिटी नहीं है तो मतलब कहने का कि जिनके पास टिकट नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे में पहचान कर पाना लगभग असंभव हो जाएगा कि मरने वाले लोग कौन थे, किधर मरे, कैसे मरे। अब इनके लोग ऐसे बहुत सारे होंगे जो लापता की खबर दिखवाए हुए होंगे कि भाई हमारा बंदा लापता हो गया। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्स स्टिल मैनी ऑफ दीज वर्कर्स ऑफन, ऑफन एडवर्ब होता है, ऑफन डू नॉट हैव एनी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ on them, making identification a near impossible mission in the event of major calamity, eventually leading their morale remain to be denied properly। मोर्टल यानी उनकी लाशों को डिनाई कर दिया जाता है। क्यों प्रॉपर? क्योंकि आखिरी राइट्स कौन करेगा? जो जो लोग मर गए, जिनके पास आईडी नहीं है, प्रूफ नहीं है, और उनके परिवार को पता भी नहीं है। अब पता भी नहीं है और उनके परिवारों को किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके बंदे मर गए, एक बात, दूसरी बात उनको पहचान नहीं हो पा रही है। जब तक पहचान कर पाएंगे तब तक तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन रोकेगी बॉडीज को, 10 दिन के बाद तो उन्हें भी इसे बॉडी को डिकम्पोज करना पड़ेगा। जब बॉडी को डिकम्पोज करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ व्यूज को, कुछ ना कुछ सेक्शंस को देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा, और बाद में इनके इंश्योरेंस क्लेम को देखना भी एक तरीके से चैलेंजिंग हो जाएगा। द पैसेंजर मैनिफेस्ट इज एट लीस्ट वन ऑफ द टू ट्रेन्स इन्वॉल्व इन द कोलिजन। यानी अगर हम बात करें तो कोलिजन में दो में से एक ट्रेन देखने को मिली, विच ओरिजिनेट फ्रॉम बेंगलुरु, जो बेंगलुरु से चली, डिड नॉट फीचर इवन 1% डोमिसाइल्ड इन कर्नाटका अमंग दोज डेड। यानी यहाँ पे कहता है कि एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो बेसिकली इधर से कर्नाटका से डोमिसाइल होकर के जा रहा हो और मर गया हो। दैट रियली टेल्स द स्टोरी। अभी सच्चाई में कहानी बताती है। क्या कहानी है? कि भाई कॉमन सी बात है कि कितने लोग, यहाँ पे सिंपल घुमा फिरा कर एक ही पॉइंट, एक ही कंसेप्ट, एक ही कंपोनेंट बोला जा रहा है कि सैकड़ों लोग मर गए। पहला पॉइंट, पहचान कुछ है नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई टिकट नहीं है, रोजगार के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, और ट्रेन के अंदर भी वो सुविधा नहीं है कि जिसमें वो सुकून से जा सकें। तो यहाँ पे हालात खराब है। सेंसस की बात करते हैं तो 33 मिलियन पीपल माइग्रेट होते हैं रोजगार के लिए हर साल। अब 2001 की रिपोर्ट 33 मिलियन की बात कर रहा है, जो बाद में बढ़कर 51 मिलियन हो गई थी बच्चा 2011 में। 2013 का सर्वे कहता है कि ये 2013 का सर्वे, पहली बात तो गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन शोज, ये इन्होंने कंडक्ट किया था। 50.6% बेंगलुरु की पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स की है। यानी कि वहाँ पे जो बेंगलोर के लोग हैं है ही नहीं, ज़्यादातर लोग कौन से हैं? जो अदर स्टेट से हैं, जिसमें 62% एंटायर जो है, 2.5% जो है पॉपुलेशन वहाँ पे बेंगलुरु में केरला की है, जो किसी ना किसी काम के आए हैं। और बाकी जो बचे सेक्शन के लोग हैं उसमें 20% आबादी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसम और अलग अलग क्षेत्रों की है। अगर हम बंगाल की बात करें तो 20% आबादी बंगाल की है। यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में भटकने वाले लोगों की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा। अब इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए तो बेंगलोर की जो अपनी एक तरीके से पॉपुलेशन है वो तो बहुत कम है, और 60% आबादी बताई जा रही है अलग अलग राज्यों से आई है। मैं भी जब अभी
3-4 साल पहले की बात है, तो मुझे सुनने में आया था कि हर व्यक्ति बैंगलोर काम ढूंढ रहा है, बैंगलोर में पढ़ाई करने जा रहा है, कह रहे हब होता है, आईटी का हब है, ये है वो है। तो बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो बैंगलोर जाके शिफ्ट होता है। अब पता चलता है कि बैंगलोर में केवल लोग काम के लिए, आईटी के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, रोजगार के लिए भी। आगे बढ़ते अगला पॉइंट कहता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस, 2011 का सेंसस है, क्या सेंसस है, 2001 से 11 के बीच में 5.8 लाख लोग माइग्रेट हुए थे बंगाल से अदर राज्यों के अंदर काम की तलाश में। इसमें जो बड़ा नंबर है इधर से उधर शहरों में जा रहा है, ये बेसिकली वे है जो डेली वेजेस पाने के लिए भागता है। डेली वेजेस का मतलब होता है लेबर क्लास। जैसे भारत में डेली वेजेस की बात करें तो 300 रुपये प्रतिदिन से डेली वेजेस शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद में 500 रुपये तक लेबर क्लासेस को 500, 800, 700 कुछ इस प्रकार से डेली वेजेस मिलता है। कितने लोग होंगे जो 12,000 रुपए की नौकरी करते होंगे दोस्तों? बहुत। कितने लोग होंगे 12,000 की नौकरी के बाद पर डे का सोच के चलते होंगे आज इतना कमाएंगे, आज उतना कमाएंगे, लेकिन 400, 300, 400 से ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे लोग इधर उधर भागते हैं। अब बैक्ड बाय द बूम इन द रियल एस्टेट सेक्टर, अब ये क्या है, एकदम से रियल एस्टेट में परिवर्तन आया, लोग बढ़ गए। अब इसी के अंदर ब्रिक लेयर करने वाला 1200 रुपये प्रतिदिन कमाता है। सेम जॉब करने वाला अगर गांव में कमा रहा है तो 450 कमा रहा है। यानी शहर में अगर जाकर वो एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है, वो मकान बनाता है, तो शहर में मिलते हैं यदि 1200 रुपये प्रतिदिन, तो गांव में मिलते हैं 450 प्रतिदिन। तो उसके दिमाग में एक बात आती है, मकान तो मैं भी बना सकता हूँ, तो फिर मुझे 1200 क्यों नहीं। यानी यहाँ पे 3 दिन की सैलरी का 1 दिन का अंतर पड़ रहा है, यानी कि एक दिन में 1200 और इधर 450। तो अब ये एक दिक्कत है। अब इसी चीज की ल्यूर में, इसी चीज के अट्रैक्शन में लोग काम के लिए इधर उधर भागते हैं कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो परिवार को अच्छा जीवन दे पाएंगे, बच्चे को अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे, माता की अच्छा इलाज करा पाएंगे, तो उस चक्कर में काम करते हैं। अब 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, जो दिल्ली में भी हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात में भी अट्रैक्ट होते हैं भारी मात्रा में लोग रोजगार के तलाश में। हजारों लोग, लाखों लोग इधर से आते हैं। इसमें ज्यादातर जो होते हैं वो यूपी, बिहार और एमपी के लोग होते हैं, जो लगभग आते ही जाते हैं। इसमें इंटरनल की बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन रेट जो है वो केरला और तमिलनाडु का ज्यादा है। हालांकि तमिलनाडु का ज्यादा है, केरला और तमिलनाडु से लोग बहुत ज्यादा आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ज्यादातर लोग जो हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी ये उस सेक्टर में काम करते हैं जहां पर लोगों को कोई पहचानता नहीं है। आए, रोजगार किया। अब सपोज कीजिए आपका मकान बन रहा है, मकान बन रहा है और आपकी लेबर आपके घर पर मकान बनाने आती है। 2 दिन लेबर नहीं आई तो मकान बनवाने वाला कभी भी उसको ढूंढेगा नहीं कि वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ समय है। सभी का जीवन व्यस्त होता है। अब ऐसे में जब ढूंढेगा नहीं तो ये भी हो सकता मर गया, खप गया। अब उसको कोई नहीं जानता जो लेबर यहाँ मरा खपा है। जब खुद नहीं जानता कहाँ से आया, कहाँ गया, कुछ नहीं पता, ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कतें आती हैं। इफ द बालासोर ट्रिपल ट्रेन क्रैश मेक अ गवर्नमेंट लायबल, अगर हम इसमें सिर्फ सरकार को लायबल करते हैं, टू बी क्वेश्चन ऑन इट इनएबिलिटी, कि वो सरकार गारंटी नहीं दे सकती, गारंटी देने में योग्य नहीं है कि सेफ राइड होगी, सेफ ट्रेन राइड होगी और 100% आप जीवन बचाएंगे, घर पहुंचेंगे, तो ऐसा एक सवाल है। then no less answerable are those whose inability to provide enough job opportunity। तो यहाँ पर हम एक सवाल और भी क्रिएट कर सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी एनफ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नौकरी नहीं है उनके खुद के डोमिसाइल क्षेत्रों के अंदर जहां वो रहते हैं। इसी वजह से उन्हें पुश होना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है, और मिलियंस लोग ऐसे हैं जो अनटोल्ड माइजरीज के आधार पर इधर उधर जाकर नौकरियां करते हैं, परेशान होते हैं, यातनाएं झेलते हैं, और कई बार ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं जिनकी कहानियां बताने के लिए पीछे कोई व्यक्ति बचा नहीं होता, कहानियां बताने के लिए, सुनने के लिए कोई व्यक्ति बचा नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पे जीवन बहुत माइजरेबल है, जीवन बहुत माइजरेबल है। जॉब्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड, जॉब्स दी जा रही हैं नेक्स्ट किन्स को ऑफ दोज किल्ड इन बालासोर, जॉब दी जा रही हैं जो लोग बालासोर में मर गए। बट दैट पॉपुलिस्ट आउटरीच इन द ग्रैब ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चोर core does not even play lip service to the cause of addressing the internal migrants' marriage problem, invisible as they are on train to nowhere।
अब क्या था कि सच्चाई तो बात ये है कि जब मरने के बाद लोगों की या सरकार की आंखें खुल रही हैं, सच्चाई ये भी है कि कितनों को जॉब मिल जाएगी, कितनों को नहीं मिलेगी, ये भी कोई नहीं जानता। सरकार सिर्फ सारी की सारी, कोई भी सरकार आए, एक तरीके से फेवर में, अगेंस्ट में, यातनाओं की बातें होती हैं कि भैया इतने लोग मारे गए। अब मरने वालों के बाद में नौकरी दे रहे हो कितन किन को, चलो जी ठीक है, यानी उनके जीवन में नौकरी तो आप दे दोगे, लेकिन आप क्या सेफ राइड दे सकते हैं उनको? सेफ राइड के बाद क्या आप उनको अच्छी लाइफ, एक तरीके से कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी दे सकते हैं, ताकि उन्हें भागना ही ना पड़े, भागना ही ना पड़े? तो एक सबसे बड़ा सवाल है ये, इसी पॉइंट पे इतना बड़ा एडिटोरियल उन्होंने दिया है। खैर, आज हमारे ये पॉइंट पे इस न्यूज़ को, हम इस एडिटोरियल को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास यानी कल इसी प्रकार के कुछ एडिटोरियल या इस तरीके की रीडिंग स्किल्स लेकर के। मैं यहाँ पे हिंदी इसलिए कराता हूँ ताकि एक एक बच्चे को टुकड़ों में हिंदी बताई जा सके, ताकि बच्चे को एडिटोरियल समझ में आए। और बहुत सारे बच्चों की आवश्यकता होती है एडिटोरियल्स पढ़ना, ताकि बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो यदि आप में से कोई नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।